फोन कीजिए। गुड इवनिंग बच्चों, आने में थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए सॉरी। आप लोग अब जल्दी से जुड़ जाइए। आज भूगोल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो जल्दी से इसका जो है आप लोगों को आंसर देना है। शुरू करें। इस पे जरा ऑन कीजिएगा, इसको देख लेते हैं कि कौन कौन जुड़ गए हैं। नीतीश सर जुड़े हुए हैं। नीतीश सर है, और कौन है? दुर्गा कुमार जुड़ गया है। सभी 10th क्लास वाले बच्चे आकर के जल्दी से जुड़ जाएंगे। यहाँ पे 30 क्वेश्चन हम लोगों को आज सॉल्व करना है भूगोल का, जो कि बीवीआई है, एग्जाम के दृष्टिकोण से है। और आप लोग सभी बच्चे क्वेश्चन और ऑप्शन देखने के बाद फटाफट हमको कमेंट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। हम बताना इसको शुरू कर रहे हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे सामने है क्वेश्चन नंबर 1, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। हम एक बार क्वेश्चन को फिर से दोहरा रहे हैं, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए है मानवकृत संसाधन, बी है पुनः पूर्ति योग्य, सी है अजैव और डी है अचक्रीय। आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। आंसर आ गया है क्या? आशा जुड़ गई है और आशा बता रही है ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन नंबर बी जो है यही सही है, ऑप्शन नंबर बी। ये तो हो नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर बी ही सही है, पुनः पूर्ति योग्य। सर जरा इसको टेक्निकल प्रॉब्लम है कुछ, इसको जरा देख लीजिएगा। सेलेक्ट को राइट, मल्टी टच, नहीं कहाँ आ रहा है, जरा इसको देख लीजिए सर। नो इंटरनेट कनेक्शन है। क्लास स्टार्ट होता है। इसमें मोदी लोग इसको टेबल इसको कर देता है। चलिए कर दिए हैं। आ गया। चलिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जो अब ठीक हो गया है। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सारे बच्चे तैयार रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है।
क्वेश्चन को हम फिर से एक बार दोहरा रहे हैं। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए है 100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 200 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर सी है 150 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 250 किलोमीटर। जल्दी जल्दी सभी बच्चे इस क्वेश्चन का ऑप्शन देंगे, आंसर देंगे। काफी बच्चे जुड़ गए हैं। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा इतना उत्साह बढ़ाने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। अगर आप लोग इसी तरह से हमको प्रोत्साहित करते रहे तो हम रेगुलर आपके लिए वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। तो देख लेते हैं एक बार कमेंट। करीब करीब सभी बच्चों का कमेंट सही ही आ रहा है। दुर्गा जुड़ गया है, ऋतिक जुड़ गया है, आशा जुड़ गई है, नीतीश सर भी जुड़े हुए हैं। सर आपको भी धन्यवाद। इसका जो सही आंसर है वो होगा 200 किलोमीटर। 2 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर सही है वो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया है। 3 नंबर जो क्वेश्चन है, 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो है डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए संसाधन संग्रहण से, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, यहाँ पे मिस हो गया है, ये ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए और ये सी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है संसाधन के नियोजित दोहन से, ऑप्शन नंबर सी है संसाधन के विदोहन से और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर बता देंगे। हाँ साक्षी सही, ऑप्शन नंबर सी कह रही है। ऑप्शन नंबर सी ही सही है, संसाधन के विदोहन से। विदोहन का अर्थ होता है गलत तरीके से उपयोग करना। यहाँ डाकू कहा ही इसीलिए गया है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो संसाधन के विदोहन से, विदोहन का एक अर्थ आप शोषण के अर्थों में ले सकते हैं। जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है उसका हम लोग मिसयूज कर रहे हैं, उसी को कह रहे हैं संसाधन के विदोहन से। यानी प्राकृतिक नजरिए से अगर देखा जाए तो हम लोग जो धरती पर संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उसको बर्बाद कर रहे हैं, उसी को कह रहे हैं संसाधन का विदोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र के हाँ मच्छर ही बैठा हुआ है। देखिए चौथा क्वेश्चन, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? ऑप्शन नंबर ए 10.2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 15.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 12.2 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर डी 19.2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी जो है ये 19.2 किलोमीटर है। तो सभी बच्चे का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यही सही है, ऑप्शन नंबर डी 19.2 किलोमीटर। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के 19.2 किलोमीटर का जो क्षेत्र है ये संपदा निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को सभी बच्चे देखेंगे। 5वां आपका जो क्वेश्चन है वो है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं क्वेश्चन को। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए है अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन बी है नवीकरणीय संसाधन, सी है जैव संसाधन और डी है अजैव संसाधन। अब आप सबको कमेंट करना है। रोशन का आंसर आ रहा है ऑप्शन ए। साक्षी कमेंट कर रही है ऑप्शन सी। गोलू भी कह रहा है ऑप्शन सी। आशा कह रही है ऑप्शन सी। तो इसको एक बार फिर से ध्यान से देखिए। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? ए है अनवीकरणीय, बी है नवीकरणीय, सी है जैव और डी है अजैव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अनवीकरणीय। 5 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनवीकरणीय। अनवीकरणीय का अर्थ आप सबको पता ही होगा, जिसको हम दोबारा से नवीनीकृत नहीं कर सकते हैं, यानी नहीं बना सकते हैं, उसको अनवीकरणीय कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? इसका ऑप्शन नंबर ए है, पर्वतीय मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है, या मरुस्थलीय मिट्टी, या पीली मिट्टी, या जलोढ़ मिट्टी। जल्दी से कमेंट करेंगे सभी बच्चे। साक्षी कह रही है ऑप्शन नंबर डी, चांदनी कह रही है ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो आप लोग जब डी कह रहे हैं तो हम भी डी में ही टिक लगाते हैं, यही आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी सही है। गोलू का गलत आ रहा है, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा गोलू। इसको ध्यान से देख लो, यहाँ ये जितने क्वेश्चन को बताया गया है सारा क्वेश्चन वीवीआई है, और आप लोगों को हम चैप्टर वाइज सभी ऑफलाइन क्लास में सभी चैप्टर को पढ़ाए हैं, तो करीब करीब सभी बच्चों का आंसर भी सही आ रहा है। बहुत अच्छा लगता है जब ये देखते हैं कि एक भी ऑब्जेक्टिव, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका एक भी आंसर गलत नहीं आ रहा है, वो कमेंट कर रहे हैं, वो सब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। 7वां जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा स्क्रीन पे। 7वां क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? मृदा का अर्थ होता है मिट्टी। ऑप्शन ए है बलुई, ऑप्शन बी है रेगुर, ऑप्शन सी है साल, और ऑप्शन डी है पर्वतीय। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? कमेंट करेंगे। आशा कह रही है ऑप्शन नंबर बी। हाँ, बी ऑप्शन ही सही है, रेगुर ही होगा। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन को देखिए। 8वां क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय, मरु का अर्थ होता है बालू, तो मरुस्थलीय यानी बालू वाला जो जगह होता है या जमीन होता है, तो मरुस्थलीय मृदा, मृदा मीन्स मिट्टी। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है कर्नाटक, और ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। प्रिंस यादव ऑप्शन नंबर बी कह रहा है। साक्षी का जवाब आ रहा है ऑप्शन बी। आशा भी कह रही है ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी ही सही है, राजस्थान इसके लिए प्रसिद्ध है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी सही है, इसका सही ऑप्शन है राजस्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो 9 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसको जरा देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपान का अर्थ होता है सीढ़ीदार भी आप इसको कह सकते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप होता है। तो आप अंदाज लगाइए, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार का मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है हरियाणा, और ऑप्शन डी है पंजाब। बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन में ए बी यहाँ दिया हुआ है और सी और डी यहाँ दिया हुआ है, तो देख करके इसका टिक मारेंगे, या ऑप्शन जो बताएंगे वो ध्यान से देख करके। ऑप्शन ए है बिहार का मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन बी आपका है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है हरियाणा, और ऑप्शन डी है पंजाब। तो आप इसमें अंदाज भी लगा सकते हैं कि सोपानी कृषि कहाँ पे होती है। चूंकि हाँ, सबका सही आ रहा है, ऑप्शन बी जो है इसका सही है, उत्तराखंड। चूंकि उत्तराखंड जो है ये पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ी एरिया में ही सीढ़ी नुमा खेती या सोपानी कृषि की जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब राज्य में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। निम्नीकरण का अर्थ होता है मिट्टी का खराब हो जाना, या फिर मिट्टी का क्वालिटी घट जाना, या उर्वरा शक्ति में कमी आ जाना। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका है वनोन्मूलन, ऑप्शन नंबर बी है अति पशुचारण, ऑप्शन सी है अधिक सिंचाई, और ऑप्शन नंबर डी है गहन खेती। इसको जरा ध्यान से देखेंगे बच्चे। वनोन्मूलन इसका अर्थ होता है वन का उन्मूलन, यानी वन में कमी आ जाना। ऑप्शन बी है अति पशुचारण, जिसका अर्थ होता है
पशु को चराना, अधिक मात्रा में मतलब जब चरा दिया जाता है तो घास की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी है अधिक सिंचाई, जिसको हम लोग अपने भाषा में खेत पटाना भी कहते हैं। सिंचाई का अर्थ होता है अधिक सिंचाई, जिसका अर्थ होता है कि जब हम खेतों को ज्यादा पटा देते हैं उसको कहते हैं अधिक सिंचाई। और ऑप्शन डी है गहन खेती। गहन खेती का अर्थ होता है जब हम खेत को खाली नहीं छोड़ते हैं, लगातार उसमें कुछ ना कुछ बोते रहते हैं, तो उसे कहते हैं गहन खेती। चलिए, ऋतिक कुमार, साक्षी कुमारी, प्रिंस कुमार, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है। तो सी ऑप्शन सी आप लोगों का गलत हो गया। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है, मिट्टी खराब होने का जो सॉरी ए बी सी का आंसर ही सही है। आप लोग का जो जवाब है वही सही है। अधिक सिंचाई के वजह से पंजाब की मिट्टी खराब हो गई है। और आप लोग जानते हैं कि पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, इसके लिए पंजाब प्रसिद्ध है। और भूमि निम्नीकरण जो हुआ है, अधिक सिंचाई जो हुआ है, ये हरित क्रांति के वजह से हुआ है। जिस समय में हमारे देश में हरित क्रांति स्टार्ट हुई, उसके बाद पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो कुछ जिला है, वहां बहुत अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन बढ़ा, जिससे सिंचाई की मात्रा भी वहां बढ़ गई, जिसके वजह से वहां की मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो गई। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो असली कारण है वो है अधिक सिंचाई। देखते चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो 11 नंबर वाला क्वेश्चन है। देखिए आप इस स्क्रीन पर भी, और इस क्वेश्चन को हम पढ़ भी देते हैं। 11वां क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? क्वेश्चन को एक बार हम फिर से दोहरा रहे हैं। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? ऑप्शन ए आपका रहा लाल, ऑप्शन बी है जलोढ़, ऑप्शन सी है काली, और ऑप्शन डी है पर्वतीय। मिट्टी कई प्रकार के होते हैं, तो आप यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है और जवाब दीजिए इसका। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए, कपास जिससे कपड़ा भी बनाया जाता है और हमारे देश में नोट भी बनाया जाता है, जो कागज जिसको हम कागज वाला नोट समझते हैं, वो नोट कागज का नहीं होता है। और यहाँ क्वेश्चन है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। आ गया है कमेंट, राजा कमेंट कर रहा है सी, चांदनी है ये, सी, इसका सी कह रही है कि कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी। एक लड़का है या लड़की जो भी है, उनको हम कल से ही पहचान नहीं रहे हैं, पूछ भी रहे हैं कि आप कौन है, नाम बताइए, तो उनका जवाब आता है कि नहीं, जब हमारा रिजल्ट आएगा तब हम आपको अपना नाम बताएंगे। तो उनका हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, वो उनका आंसर गलत आ रहा है, बी आ रहा है। सूरज कुमार, आशा है सी कह रही है, साक्षी भी सी कह रही है, रिया भी सी कह रही है और मानस भी सी कह रहा है। चलो तुम सभी बच्चे जब सी कह रहे हो तो हम भी सी में ही टिक मार देते हैं, यही आंसर सही है। कपास की खेती के लिए जो सबसे बढ़िया मिट्टी है वो काली मिट्टी ही है। काली मिट्टी कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? जवाब देंगे बच्चे। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? ऑप्शन ए है 15 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 20 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 13 करोड़ हेक्टेयर, और ऑप्शन नंबर डी है 18 करोड़ हेक्टेयर। मानस कह रहा है ऑप्शन सी। वाह, आजकल तो मानस में काफी प्रोग्रेस है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का करीब करीब इनका जवाब सही आ रहा है। प्रिंस ऑप्शन ए कह रहा है, और हम जिनको नहीं पहचान रहे हैं वो ऑप्शन बी कह रहे हैं। तो इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। भारत में कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? क्षरण का अर्थ होता है मिट्टी का कटाव या फिर मिट्टी टूटना या भूमि का निम्नीकरण। ये ऑप्शन सी सही है, 13 करोड़ हेक्टेयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 13वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13वां क्वेश्चन है,
नेल्लोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नेल्लोर एक जगह का नाम है और ये किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है अभ्रक, ऑप्शन बी है बॉक्साइट, ऑप्शन सी है लौह अयस्क और ऑप्शन डी है हीरा। बताएंगे बच्चे। मानस कह रहा है ऑप्शन ए, और सभी बच्चे जल्दी से कमेंट कीजिए। नेल्लोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नेल्लोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सही है, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? आप लोग जानते हैं कि कितने पृथ्वी सम्मेलन हो चुके हैं? 3 पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तो आपको बताना है जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। ऑप्शन ए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ऑप्शन बी द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ऑप्शन सी तृतीय पृथ्वी सम्मेलन और ऑप्शन डी चतुर्थ पृथ्वी सम्मेलन। जवाब देंगे बच्चे। कमेंट आ रहा है ऑप्शन सी। करीब करीब सभी बच्चे ऑप्शन सी ही कह रहे हैं। रिया भी ऑप्शन सी कह रही है, साक्षी भी ऑप्शन सी कह रही है। चलिए आप सबका ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन का सही आंसर है तृतीय। जोहान्सबर्ग में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन आ गया, 15वां क्वेश्चन है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन जो है ये है, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए खादर, बी बांगर, सी रेगुर मृदा और डी इनमें से कोई नहीं। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? खादर है या बांगर है, रेगुर है या इनमें से कोई नहीं? 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मानस कह रहा है ऑप्शन नंबर ए, सुधीर कहता है ऑप्शन सी, चांदनी कह रही है ऑप्शन सी। जरा देख लीजिए ध्यान से, ध्यान से देखिएगा। ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है और डी यहाँ है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे को। खादर, बांगर, रेगुर इनमें से कोई नहीं। आशा कह रही है ऑप्शन बी बांगर, खादर और बांगर। तो आशा का ऑप्शन ही सही है। 15 का जो बी नंबर जो है ये क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन को जरा देख लीजिए। 16वां क्वेश्चन है आपका। 16 नंबर क्वेश्चन है, रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है पंजाब। रेगुर मृदा, रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? जवाब देंगे सभी बच्चे। मानस कह रहा है ऑप्शन ए, प्रिंस कह रहा है ऑप्शन सी, प्रिंस कह रहा है ऑप्शन सी। रेगुर मृदा का, और सभी बच्चे भी जल्दी से कमेंट करेंगे। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में रेगुर मृदा का सबसे अधिक विस्तार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुर्वर होती जा रही है? अनुर्वर का अर्थ होता है मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होना। लोहे की मात्रा बढ़ जाने से कौन सी मिट्टी अनुर्वर यानी अनुपजाऊ होती जा रही है? ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी काली मृदा, ऑप्शन सी लेटेराइट मृदा और ऑप्शन डी है मरुस्थलीय मृदा। मानस कह रहा है ऑप्शन नंबर सी लेटेराइट मृदा। चलिए यही आंसर सही है। 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, लेटेराइट मृदा। मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक बढ़ जाने के कारण कौन सी मृदा अनुर्वर होती जा रही है? तो वो लेटेराइट मृदा है, जिसमें लोहे की अधिकता हो गई है, जिसके कारण से इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो देखिए। ओ सॉरी,
अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए है जमुना नदी, ऑप्शन बी है सांगपो नदी, ऑप्शन सी है यांगत्जी नदी और ऑप्शन डी है मानस नदी। चलिए, मानस के नाम से जुड़ता मिलता जुलता एक नदी का भी नाम है मानस, याद रखेगा इसको, मानस एक नदी भी है। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करेंगे। ओ, मानस कह रहा है सांगपो नदी। क्या मानस ऑप्शन डी अपने नाम के साथ नहीं जाएगा? देखते हैं वो अपने नाम के साथ जाता है या सही ऑप्शन को चुनता है। सुधीर कह रहा है डी, प्रिंस कह रहा है ए। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत भारत के उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में, भारत के उत्तर पूर्व में तिब्बत है। और तिब्बत का एक और चीज बहुत प्रसिद्ध है, वहां पामीर की पठार है जिसको दुनिया का छत भी कहा जाता है तिब्बत को। और वहां जो है बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, आप सबको मालूम है तिब्बत जो है बौद्ध धर्मावलंबियों का देश है। वहां के जो दलाई लामा है वो भारत में शरण लिए हुए हैं, ये भी आप लोगों को बताए हुए थे हम। और ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये काफी बड़ी नदी है, और एक नहीं ये 3 या 4 देशों से होके, 3 देशों से, हमारे ख्याल से 3 देशों से होकर के बहती है। भारत में कम ही किलोमीटर तक बहती है, अरुणाचल से होते हुए क्रॉस कर जाती है बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? अलग अलग देशों में इसका अलग अलग नाम है। चीन में इसको क्या कहते हैं? चीन में कहते हैं हुआंगहो, और यहाँ तिब्बत में कहते हैं, ऑप्शन बी ही सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। कहाँ आ रहा है? कहीं मच्छर है क्या? हाँ, सांगपो। 18वां क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, सांगपो नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 19वां क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कृत्रिम पूछ रहा है, कृत्रिम, इस पे ध्यान दीजिएगा। कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, मानव निर्मित। ऑप्शन ए है गोविंद सागर, बी है पंत सागर, डी है ऑप्शन ए है गोविंद सागर, बी है पंत सागर, सी है सरदार सरोवर और डी है कृष्णा सागर। कमेंट कीजिए सभी बच्चे। मानस कह रहा है ऑप्शन बी, पंत सागर। और सभी बच्चे, छोटी या अस्मिता, क्या अस्मिता जुड़ी हुई है? मानस कह रहा है बी, आशा कह रही है ए, और सभी बच्चे भी जल्दी से कमेंट करेंगे। शिवम कुमार, सोनू कुमार, अंकुश कुमार, साक्षी कुमारी, राबड़ी कुमारी, चांदनी कुमारी, इसका हम सही आंसर आपको बता देते हैं। और 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ए, गोविंद सागर। गोविंद सागर, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? पंत सागर, सॉरी गोविंद सागर नहीं, पंत सागर होगा। इसको इरेज कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है कर्नाटक। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक। जवाब देंगे। रिया कह रही है ऑप्शन नंबर ए। रिया का जवाब आ रहा है ऑप्शन ए। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है राजस्थान। जो सही आंसर है वो राजस्थान है।
सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, राजस्थान। पानी का बोतल रखे थे यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, 21वां नंबर क्वेश्चन देखिए। यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को? यूनेस्को, यूएनईएससीओ, यूनेस्को द्वारा, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संस्था है, यूनेस्को एक अंग है, यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन नंबर बी है 18, ऑप्शन नंबर सी है 15 और ऑप्शन नंबर डी है 20। सभी बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे, लाइक और कमेंट करेंगे, जल्दी से आंसर बताएंगे, शेयर भी कर देंगे, शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे साथ साथ। 21 नंबर क्वेश्चन का जल्दी कमेंट कीजिए। 19 का आंसर कह रही है ए होगा। कौन कह रही है? आशा कह रही है। चलिए उसका हम देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दीजिए। यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को? इसका जो सही आंसर है वो है ए, 12। यूनेस्को के द्वारा 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? 22वां क्वेश्चन है, बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सीतामढ़ी, बी दरभंगा, सी सागर और डी रोहतास। बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सीतामढ़ी, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी सागर और ऑप्शन डी है रोहतास। बताइएगा कौन सा आंसर सही है, कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जो है वो ए, ऑप्शन नंबर ए सीतामढ़ी, ये सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर 23। देखिए, भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है? भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। जवाब देंगे सभी बच्चे। भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है? मोनाजाइट एक खनिज पदार्थ है। आप गौर से देखेंगे यहाँ 4 राज्य का ऑप्शन दिया गया है कि किस राज्य में मोनाजाइट अधिक मात्रा में, प्रचुरता में, काफी मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, 23 का बी, केरल। केरल राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो 24 नंबर का क्वेश्चन है। आप देखिए इसको क्या कह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चरक का संबंध किस देश से था? आसान क्वेश्चन है, कई बार बता चुके हैं। चरक का संबंध किस देश से था? ऑप्शन नंबर ए म्यांमार, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी भारत और ऑप्शन नंबर डी नेपाल। आपको बताना है चरक जो कि आयुर्वेद के जनक थे, इनका संबंध किस देश से था? ऑप्शन नंबर ए है म्यांमार, बी है श्रीलंका, सी है भारत और डी है नेपाल। सभी बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे। साक्षी कह रही है ऑप्शन नंबर सी। प्रहलाद कुमार ये अभी तुरंत जुड़े हैं, ये इनका भी आंसर आ रहा है। ये कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। एक और बच्चे का कमेंट आ गया, वो भी कह रहे हैं ऑप्शन सी। चलिए तो हम आप सभी लोगों के साथ ही जाएंगे। इसका सही आंसर यही है, ऑप्शन नंबर सी।
तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि चरक का संबंध जिस देश से था वो देश हमारा है, भारत है, भारत देश से इसका संबंध था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन को देख लीजिए। 25वां जो क्वेश्चन है वो रहा आपके स्क्रीन पे, ये हम पढ़ देते हैं एक बार क्वेश्चन को। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, टैक्सोल का उपयोग होता है किस बीमारी में? ऑप्शन नंबर ए है मलेरिया, बी है एड्स, सी है कैंसर और डी है टीबी। देंगे फटाफट जवाब देंगे सभी बच्चे। टैक्सोल का उपयोग होता है किस बीमारी में? सभी भयंकर बीमारी का ही यहाँ पे नाम दिया हुआ है। आप जल्दी से इसका आंसर बताइए। साक्षी कह रही है ऑप्शन सी। रोशन पूछ रहा है कि चरक कौन थे? तो चरक जो है वो चरक एक ऋषि थे, भारत के बहुत पुराने ऋषि थे और वो आयुर्वेद के जनक थे। जो आयुर्वेदिक दवाई अभी हम लोग जानते हैं, जो कि भारत की बहुत ही प्राचीन इलाज की पद्धति है, तो उस पद्धति को शुरू जो करने वाले थे वो चरक थे, जिसमें जड़ी बूटी के द्वारा दवाई बनाया जाता है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो चूंकि हम यहाँ अभी आप लोगों को एग्जाम आपके सर पे सवार है, 17 तारीख से एग्जाम है, हम तो सिलेबस ऑफलाइन में खत्म कर चुके हैं, तो यहाँ हम उन VVI क्वेश्चन को ही ला करके आप लोगों को बता रहे हैं जो एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो ज्यादा डिटेल्स में तो हम नहीं इतना अभी बता पाएंगे चरक के बारे में, क्योंकि चरक कोई छोटे मोटे ऋषि और चिकित्सक नहीं थे। उनके बारे में आप अगर चाहें तो आप स्कूल या कोचिंग पे आकर के हमसे मिल सकते हैं, या उनके बारे में डिटेल्स हम आपको बाद में बता देंगे। अभी ऑनलाइन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमको हल करना है और हम आपका ज्यादा टाइम भी बर्बाद करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि 10th का एग्जाम आप लोगों के सर पे सवार है, टाइम कम है, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को VVI करवा दे। ऑनलाइन के बाद आप लोग जो है सेल्फ स्टडी भी आप लोगों को करने का टाइम मिलना चाहिए। तो चरक के बारे में आप इतना ही जानिए कि आयुर्वेदाचार्य थे, और भूगोल के बारे में इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ाया गया है, तो आप भूगोल के बुक में जाकर के इनके बारे में और डिटेल्स से जान सकते हैं। चलिए, तो टैक्सोल का जो उपयोग होता है वो हम आपको आंसर बता देते हैं। आंसर है कैंसर। कैंसर में, कैंसर जो कि एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, उस बीमारी में टैक्सोल का उपयोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 5 जून, ऑप्शन नंबर बी है 3 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी है 3 सितंबर और ऑप्शन नंबर डी है 1 दिसंबर। आप लोग इसका आंसर बताएंगे। रोशन कह रहा है ऑप्शन ए 5 जून, प्रहलाद कुमार भी कह रहे हैं ऑप्शन ए, साक्षी भी कह रही है ए, और एक शिवाय सिंह जी हैं, वो भी लगता है कि नए जुड़े हैं, वो भी, उनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन ए। आर्यन कुमार वो भी कह रहे हैं ऑप्शन ए, साक्षी भी ऑप्शन ए, और एक बच्चे हैं जिनके बारे में बता चुके हैं कि नाम हमको नहीं मालूम है, वो रोल XX करके उनका दिख रहा है ID, वो भी ए कह रहे हैं। चलिए, सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। ये सही आंसर है 5 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, 5 जून। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए इस क्वेश्चन को। 27वां क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का संबंध है किस चीज से? ऑप्शन ए, आपका ऑप्शन ए है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ऑप्शन बी कह रहा है मृदा संरक्षण से, आपका ऑप्शन नंबर सी है जल संसाधन संरक्षण से, और ऑप्शन नंबर डी है खनिज संपदा संरक्षण से। तो थोड़ा सा ऑप्शन बड़ा बड़ा है, थोड़ा गौर से देखिएगा। एक बार हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहे हैं। देखिए, संविधान की धारा 21 का संबंध है। आप कहेंगे कि भूगोल में ये धारा कहाँ से आ गया? ये तो नागरिक शास्त्र या सिविक्स का क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से जरा देखिएगा। भूगोल के बुक में इसके बारे में पढ़ाया गया है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। ऑप्शन ए वन्य जीव यानी जंगल में रहने वाले जीवों
और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। संरक्षण का अर्थ होता है बचाव या उसको सुरक्षा देना। ऑप्शन बी है मृदा संरक्षण से, यानी मिट्टी को बचाने से। और ऑप्शन सी कह रहा है जल संसाधन संरक्षण से, यानी पानी जो कि अमूल्य संसाधन है, जल ही जीवन है, जल संसाधन संरक्षण से, पानी को बचाने से। या ऑप्शन डी है खनिज संपदा संरक्षण से, खनिज पदार्थ को बचाने से। चलिए अब हम देख रहे हैं आपका कि आप क्या कमेंट कर रहे हैं। ऑप्शन ए, बच्चों का कमेंट आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप सबका आंसर सही है। वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, यानी जंगल में रहने वाले जानवरों और प्राकृतिक संसाधनों यानी पेड़ पौधा को बचाने से संविधान की धारा 21 का संबंध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28, 28वां क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन को। 28वां क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? जवाब दीजिए सभी बच्चे। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु, जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज है, इसके बचाव के लिए 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, नंबर बी, ये मिसप्रिंट हो गया है। ऑप्शन नंबर बी है विश्व आपदा कन्वेंशन, ऑप्शन नंबर सी है वेटलैंड्स कन्वेंशन और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आपको हम वेटलैंड के बारे में भी जानकारी दिए थे। वेटलैंड किसे कहते हैं? जो जमीन का निचला हिस्सा होता है जहां पानी जाके जमा हो जाता है उसको कहते हैं, या हिंदी में इसको चौर कहते हैं। और चौर के बारे में हम लोगों से बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि हम जहाँ के निवासी हैं, जिस पंचायत के निवासी हैं, वहां उस पंचायत में भी एक चौर है जो कि बहुत ही फेमस चौर है, प्रसिद्ध चौर है, जिसको हम लोग महिसर चौर के नाम से जानते हैं। तो उस चौर को आप इंग्लिश में वेटलैंड्स भी कह सकते हैं। और मछली के लिए काफी प्रसिद्ध है। सबको मालूम है कि हमारे चौर का जो मछली होता है वो बहुत दूर दूर तक सप्लाई किया जाता है, आयात निर्यात होता है उसका। तो आप देखिए क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु यानी नेचुरल रिसोर्स को बचाने के लिए 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो जहां ये कन्वेंशन हुआ था उसी के नाम पे ये दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है अफ्रीकी कन्वेंशन, बी है विश्व आपदा कन्वेंशन, सी है वेटलैंड कन्वेंशन और डी है इनमें से कोई नहीं। बच्चे कमेंट कर रहे हैं ए। चलिए आप सबका आंसर सही है, अफ्रीकी कन्वेंशन। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था साउथ अफ्रीका में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारा जो क्लास है वो समाप्त हो जाएगा। और हम कल फिर इसी टाइम में 7 बजे के लगभग में फिर से आएंगे। सामाजिक अध्ययन को ही लेकर के आएंगे, सोशल साइंस को ही लेके। सोशल साइंस का अब जो अगला सब्जेक्ट हम आपको सॉल्व करेंगे वो होगा इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। कल हम इकोनॉमिक्स को देखेंगे और परसों हम देखेंगे लोकतांत्रिक, पॉलिटिकल साइंस को। तो सभी बच्चे कल और परसों भी जुड़ जाइएगा और ऐसे ही हमारा उत्साह बढ़ाइए। उतना हमको अभी टेक्निकल चीजों का नॉलेज नहीं है, हम स्टार्ट ही किए हैं क्लास को, लेकिन जिस तरह से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। कोशिश करेंगे कि और बेहतर से बेहतरीन तरीके से बच्चे को पढ़ाए। अभी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही बता रहे हैं, क्योंकि अभी सर पे एग्जाम है। और एग्जाम के बाद जो है हम मैथ और साइंस को छोड़ के और जितना भी सब्जेक्ट है आपका, आर्ट सब्जेक्ट का, हिंदी है, इंग्लिश है, सोशल साइंस है, इन सभी सब्जेक्ट को देखने का प्रयास करेंगे। बाय चैप्टर आप लोगों को कोशिश करेंगे कि प्रत्येक दिन जो है सो उन किताब में जो भी आप पढ़ते हैं सिलेबस में, उस सिलेबस को हम पढ़ाए। तो अभी फिलहाल यही ऑब्जेक्टिव ही चलेगा एग्जाम तक, 10th क्लास के एग्जाम तक। एग्जाम के बाद जो है हम फिर आप सबको पढ़ाना भी शुरू करेंगे ऑनलाइन। तो देखिए 29वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 जो कि अब लास्ट क्वेश्चन होने के लिए जा रहा है। और एक बार आप लोग सभी बच्चे लाइक, कमेंट और शेयर कर देंगे। चलिए अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 29,
29वां क्वेश्चन, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ऑप्शन ए है मगरमच्छ, ऑप्शन नंबर बी है डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर सी है व्हेल और ऑप्शन नंबर डी है कछुआ। आप लोग कमेंट करेंगे। सुधीर कह रहा है ऑप्शन डी। एक और बच्चे हैं जो कह रहे हैं ऑप्शन डी। इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? स्पेशल चीज है, सिर्फ भारत में ही ये जीव पाया जाता है। देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये ऐसा जीव है जो भारत में ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मगरमच्छ, ऑप्शन नंबर बी है डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर सी है वेल, सॉरी ए बी सी डी, हाँ सही तो है। ऑप्शन ए मगरमच्छ, बी डॉल्फिन, सी व्हेल और डी है कछुआ। कमेंट करेंगे। रिया कह रही है ऑप्शन बी। रिया कह रही है ऑप्शन बी। आशा कह रही है ऑप्शन बी। आशा कह रही है ऑप्शन बी। और भी बच्चे कमेंट करेंगे। प्रहलाद कुमार भी कह रहे हैं ऑप्शन बी। और रोलेक्स नाम से जो चलाते हैं वो भी कह रहे हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन बी कह रहे हैं, सॉरी देखने में गलती हो गया हमसे। इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? अंदाज लगाइएगा, डॉल्फिन होगा, व्हेल होगा या कछुआ होगा। करीब करीब सभी बच्चों का ऑप्शन सही आ रहा है। अरे फिर डी आने लगा, नहीं ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन बी जो है सही है, डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, जो अब राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। ये डॉल्फिन यही ऐसा जीव है जो सिर्फ भारत में पाया जाता है। मगरमच्छ दुनिया के और हिस्से में भी पाया जाता है, होती है जो इस धरती पर सबसे भारी, सबसे ज्यादा वजनी जीव है। और कछुआ जिसका उम्र काफी लंबा होता है, कछुआ की प्रजाति भी कई प्रकार की होती है। तो कछुआ हमको लगता है कि वो धरती के हर हिस्से में पाया जाता है। व्हेल भी पाया जाता है, मगर ये डॉल्फिन जो है ये स्पेशल है, ये सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। इसके साथ ही बच्चों अब आज का क्लास जो है वो खत्म होता है। इसको द एंड करते हैं और आप लोग कल फिर से जुड़िएगा। इकोनॉमिक्स को लेके हम आएंगे, अर्थशास्त्र को लेके, और कोशिश करेंगे कि आज जो 29 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं इसको हम अधिक से अधिकतम क्वेश्चन को सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। एक बार सभी बच्चे द एंड लिख करके कमेंट कर देंगे, द एंड। और अभी ऑनलाइन क्लास आप लोगों का हो चुका है। लगातार ऐसे ही मेहनत करने में जुटे रहिए। एग्जाम का समय काफी नजदीक है और सबसे अधिक आप सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिए। कोई भी टीचर आपको जितना ज्ञान देंगे उससे भी ज्यादा जो आपको फायदा करेगा वो है आपका सेल्फ स्टडी, स्व अध्ययन। बुक सबको पढ़िए और अधिक से अधिक जो है कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक आप रिवीजन पर ध्यान दें। बच्चों ओके कीजिए, इसको जुड़ेगा, धीरे धीरे जुड़ेगा।